का प्राचीन भारत के इस वीडियो सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस प्राचीन भारत के लेक्चर 18 सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ किस प्रकार हुआ और किस प्रकार के वहाँ पे राजवंश बसे, किस प्रकार वहाँ पे हम देखते हैं कि 3 राज्य सबसे फेमस है वहाँ पर। एक है चोल, ठीक है, एक है पांड्य और एक है चेर राज्य। इनका किस प्रकार से उदय हुआ, किस प्रकार इन्होंने शक्ति का विकसित किया, किस प्रकार वहाँ पर संगम साहित्य का विकास हुआ है और किस प्रकार संगम समितियाँ वहाँ पर बनी, किस प्रकार के महाकाव्य बने और किस प्रकार का वहाँ का समाज था, किस प्रकार की वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, सभी का एक समग्र अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता उससे पहले ताम्र पाषाणकालिक संस्कृति देखी थी, तो उसी प्रकार के लगभग कुछ संस्कृति जो है वो दक्षिण भारत में भी डेवलप हुई, जिसे हम महापाषाणिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में समझ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर भी लोग पहले पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और उनके भी उसी प्रकार के हमें अवशेष और कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है, जैसे हमें महापाषाण ताम्रपाषाणकालिक संस्कृतियों में देखने को मिलती थी। उसी के बाद वहाँ पे नगरों का किस प्रकार से विकास हुआ, इसका एक क्रम प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि प्रागैतिहासिक युग के पश्चात कई वस्तुएं जैसे ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में प्राप्त हुई थी, जैसे हमने भी पढ़ा था पिछले चैप्टरों में कि हमें फाल वाले हल प्राप्त हुए हैं खेती के लिए। ठीक है, तथा राजतंत्र का किस प्रकार गठन हुआ, धातु के सिक्के का प्रयोग कैसे हुआ तथा किस प्रकार की लेखन कलाओं का विकास हम देखते हैं। तो ऐसे साक्ष्य में लेकिन दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कब तक नहीं मिलते, हमें लगभग दूसरी हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी बात प्रायद्वीप भारत के सिरे पर कावेरी डेल्टा और प्रायद्वीप के उच्च भागों के महापाषाण निर्माता। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये चीज़ें जो है वो दक्षिण भारत के संदर्भ के प्रायद्वीपीय भारत पे लागू नहीं होती थी उस समय तक। ठीक है, वहाँ पर किस प्रकार की संस्कृति थी, वहाँ के प्रायद्वीपीय भारत में कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास महापाषाण निर्माता रहा करते थे। ठीक है, महापाषाण निर्माता मतलब क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी कब्रों से ये पता चलता है कि महापाषाण स्थल थे। महापाषाण स्थल क्या होता है कि जैसे एक कोई सी कब्र है, थोड़ी देर के लिए कब्र है, तो इन कब्रों में दफनाए गए लोगों में अस्थि पंजर ही नहीं बल्कि मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त होती है। यानी कि इनकी कब्रों के साथ साथ यहाँ पे मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त होती है, जो कि ऐसा समझा जाता था इनके द्वारा कि ये इनका उपयोग जहाँ पर स्वर्ग में जाकर या जहाँ पे भी मृत्यु के बाद इनका उपयोग ये लोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थलों को दफनाया जाता था। साथ ही साथ इसके आसपास बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े लगा दिए जाते थे। यदि आप नेट पे सर्च करके महापाषाण स्थल की फ़ोटो देखेंगे तो आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महापाषाण क्या थे प्राचीन भारत में। तो महापाषाण क्या थी, एक प्रकार की कब्र थी जिनके आसपास पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े होते थे। तो ये कहाँ से मिला है, प्रायद्वीपीय भारत के कावेरी डेल्टा संगम से ये चीज़ें प्राप्त होती है। ठीक है, आगे ये भी पता चलता है कि जो इनके साथ जो चीज़ें दफनाई जाती थी उससे जानकारी मिलती है कि जीविका के स्रोत की भी जानकारी मिलती है कि जैसे आपने साथ में कोई बर्तन लगाया हुआ था तो बर्तन किस प्रकार के इस्तेमाल करते थे, मतलब इनकी कहीं ना कहीं वो जीविका से जुड़ा हुआ मामला था। ठीक है, और देखा जाए तो ये भी महापाषाण स्थल है, तो यहाँ पर खेती की तो कोई गुंजाइश होगी नहीं, तो खेती के उन्नत खेती के कोई साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं होते। लेकिन महापाषाण कब्रों से त्रिशूल मिला है जिसको भगवान शिव के साथ जोड़ा जाया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पता चलता है कि जो महापाषाण संस्कृति थी उसका आरंभ जो है वो 1000 ईसा पूर्व से माना जा सकता है, लेकिन कई मामलों में महापाषाण अवस्था जो है वो 5वीं सदी से लेकर मानी जाती है। और हमने जब उत्तर भारत में जब सांस्कृतिक विकास के चरणों को रूप में देखा था तो हमने देखा था कि 2500 ईसा पूर्व में तो वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति डेवलप हो गई थी और यहाँ पे भी बात की जा रही है 1000 ईसा पूर्व की। तो यहाँ मतलब यहाँ पे काफ़ी लेट संस्कृति का विकास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पे एक महापाषाणकालीन कब्र है, इसके आसपास ये बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। तो इसका एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे बताया गया है कि जैसे हमने अशोक के जब शिलालेख पढ़े थे तो अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उसके दूसरा शिलालेख में उसके जो पड़ोसी सीमावर्ती राज्य उनका उल्लेख मिला था, जिसमें हमें चोल का उल्लेख मिला था, पांड्य का उल्लेख मिला था, केरल पुत्र का मिला था। ठीक है, तो इनका उल्लेख हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस अवस्था के लोग किस प्रकार रहते थे, वो मृतकों के अस्थिपंजर को लाल कलश में किस प्रकार गाड़ कर रखते थे। तो आपको यहाँ से प्राप्त होती है एक और फैक्ट जानकारी प्रीलिम्स के लिए कि यहाँ पे मृतकों के जो अस्थि पंजर था उनको वो लाल कलश में डालकर रखते थे। तो ये सभी चीज़ें जो है वो कृष्णा गोदावरी नदी घाटी के आसपास प्रचलित थी
और यहाँ के जो महापाषाण कालिक लोग थे थोड़ी बहुत खेती जो करते भी थे तो उसमें धान और रागी को उपजाते थे, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में वो ये काम करते थे, क्योंकि अभी जो है उनके पास वैसी सभ्यता उस प्रकार की स्थायी रूप से जीवन पद्धति का विकास नहीं हो पाया था। अभी वे पहाड़ियों में रहते थे और दूसरी बाधा यहाँ पर जो पाए जाने वाले घने जंगल थे वो कर रहे थे, क्योंकि घने जंगल भी उनके सामने उनके सांस्कृतिक विकास और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रोड़े के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, आगे यहाँ हमको पता चलता है कि राज्य का बनना और सभ्यता का उदय किस प्रकार हुआ। अब धीरे धीरे ऐसा तो नहीं है कि हमेशा वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहेंगे, धीरे धीरे राज्य बनेंगे, सभ्यताएं बनेगी। तो इसमें हमको ये जानकारी मिलती है कि ईसा सन के आरंभ के साथ साथ और उससे कुछ पहले ये लोग ऊंची भूमि से लेकर उर्वर नदी घाटी के मैदान में आ गए और कछारी डेल्टाई क्षेत्रों में तोड़कर इन्होंने कृषि योग्य बनाया। मतलब जैसे ये कावेरी नदी का क्षेत्र है डेल्टाई क्षेत्र, और यहाँ पे पेन्नार, पेन्नूर और बहुत सारी नदियों यहाँ पर भरतपुंजा ऐसी नदियाँ यहाँ पे पाई जाती है। तो इन नदियों में जो कछारी भूमि थी इनने इसको तोड़ा और कृषि योग्य बनाया। साथ ही साथ यहाँ पर महापाषाण जो संस्कृति है इनकी, महापाषाण लोग, उनकी संस्कृति के साथ भी इनका संपर्क देखने को मिलता है। आगे जाकर आपने ये भी देखा है कि उत्तर भारतीय संस्कृति का विस्तार किस प्रकार दक्षिण में हुआ, तो इसी प्रकार उत्तर और सुदूर दक्षिण के जो क्षेत्र थे तमिल पक्कम, इनकी सांस्कृतिक आदान प्रदान आपको देखने को मिलेगा। अब इनके सांस्कृतिक आदान प्रदान से क्या होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान से वस्तुओं का विनिमय होगा, एक दूसरे से मेल मिलाप होगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब उत्तर भारत में पाटलिपुत्र में रहने वाले लोग जो थे, आपको जब वहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ, एक शासन बना, तो उसी क्रम में दक्षिण में भी शासन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पांड्य देश मालूम पड़ता है, किससे, मेगास्थनीज के अभिलेख में हमको पांड्य देश की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं अशोक के शिलालेख से भी हमें दक्षिण भारत के उसके सीमावर्ती समवर्ती राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, जिसमें चोल, चेर और पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सती पुत्रों की तुलना सामान्यतः श्रीलंका से लगाई जाती है, और जिसे अशोक के द्वारा देवानाम प्रिय की उपाधि का उपयोग किया गया, उन्होंने एक टाइटल लगाया, उसी प्रकार तमिल के भी बहुत सारे राजाओं ने अपने लिए खुद को देवानाम प्रिय की उपाधि से संबोधित भी यहाँ पर किया था। तो ये एक जानकारी, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ पे पता चलता है कि ब्राह्मणिक प्रभाव भी भारी मात्रा में तमिल क्षेत्रों में 4वीं सदी के आसपास आकर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ये है कि किस प्रकार से तब चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों राज्यों के उदय ने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार को बढ़ाया। क्योंकि इनकी स्थिति यदि देखी जाए तो इनकी स्थिति ये थी, कोस्टल एरिया था, कोस्टल एरिया के कारण तीनों ओर से समुद्र से खुले थे, और इनका जो व्यापार था वो यहाँ पर रोमन साम्राज्य से आपको देखने को मिलेगा। और रोमन साम्राज्य से व्यापार के कारण क्या होगा, ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उन्नत होगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा उन्नति होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो साम्राज्य स्थापित होगा, साम्राज्य स्थापित होगा तो एक सुदृढ़ राज्य स्थापित होगा, जिसके कारण इसका क्षेत्र दूर दूर तक ख्याति बढ़ेगी और इनके क्षेत्र में वृद्धि होगी, एक अच्छी प्रजा का विकास होगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल हर चेन एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे इसमें क्या, ये हमने पक्ष देखा, ये पक्ष देखा हमने राज्य का बनना या फिर किस प्रकार से सभ्यताओं का उदय हुआ। ठीक है, अब हमको आरंभिक 3 राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है जो चोल, चेर और पांड्य के क्रम में थे। यदि बात की जाए तो ये किस प्रकार कहाँ कहाँ लोकेटेड थे, जैसे मैप पे, तो यहाँ पे आपको कौन सा राज्य मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा चोल साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पे आपको देखेंगे पांड्य और यहाँ पे आपके चेर, तो आपको इस प्रकार से साम्राज्यों की पुष्टि होती है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि पांड्य जो राजा था वो भारत के प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था, तो यहाँ पे आपके पांड्य राजा आ गए। ठीक है, पांड्य राजा जो थे वो मोटे तौर पर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरई जिले जो आजकल है वहाँ पर थे, और इसी कारण ये पांड्य राजाओं की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, उसकी राजधानी का नाम था मदुरा। ठीक है, और जो संगम, यदि हम आगे जाके भी संगम साहित्य देखेंगे तो संगम साहित्य की जो संगम की 3 वो हुई थी बैठकें, तो उसमें से 2 तो मदुरा में हुई थी जो पांड्य राजाओं के समय हुई थी। ठीक है, संगम साहित्य से प्रकट होता है कि जो पांड्य राजा का शासन व्यवस्था थी वो अत्यधिक समृद्ध और काफ़ी धनवान भी थी। इसके बाद इनके जो पड़ोसी थे चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण भारत का वह कौन सा राज्य है जो पेन्नार और बेल्लार नदियों के क्षेत्र में पांड्य के पूर्वोत्तर कोण पर स्थित है, तो वो कौन सा है, वो आपको अभी मिल जाएगा कि वो था चोल साम्राज्य या चोल राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे पांड्य की राजधानी मदुरा है और
चोल जो थे उनकी राजधानी का केंद्र था उरेयूर, राजधानी थी कावेरीपट्टनम या पोहार। ठीक है, जो उरेयूर था वो सूती कपड़ों का एक व्यापारिक केंद्र था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दक्षिण भारत के क्षेत्र में सूती वस्त्रों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो चोलकालीन था। तो आपके ऑप्शन में हो सकता है वो मथुरा दे दे या फिर कावेरीपट्टनम दे दे, तो आपको ध्यान रखना है वो उरेयूर था। ठीक है, यदि बात की जाए हम कावेरीपट्टनम की, तो कावेरीपट्टनम की स्थापना जो है वो राजा कारेकल, चोलकालीन एक राजा था राजा कारेकल, इसके द्वारा कावेरीपट्टनम की में इसको पहले पोहार के नाम से जाना जाता था, तो उसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली उसने एक बांध बनाया था क्योंकि हमने देखा कि इनका जो व्यापार था वो रोमन साम्राज्य से था तथा व्यापार वाणिज्य को ये लोग बढ़ावा देना चाहते थे। साथ ही ये लोग श्रीलंका जो है यहाँ पर बार बार आक्रमण वगैरह भी करते थे, तो इसके लिए इनके द्वारा एक बंदरगाह की स्थापना की गई जिसका नाम पोहार रखा गया। ठीक है, कारेकल के उत्तराधिकारी समय में चोल साम्राज्य का तेजी से ह्रास हुआ। ठीक है, और बची कुची जो उसकी स्थिति थी वो भी पल्लवों के द्वारा समाप्त कर दी गई। इस प्रकार और देखा जाए तो वो 9वीं सदी तक उनका कोई भी अब साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, वो चोल साम्राज्य एक अलग आएगा, उसको हम मध्यकालीन भारत में समझेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो आपकी 4वीं से 9वीं शताब्दी तक इनका कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते आगे। अगला है चेर या केरल प्रदेश। चेर या केरल प्रदेश जो है वो समुद्र की पहाड़ियों की एक सकरी पट्टी है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम का घाट आपको देखने को मिलेगा, तो इसके कारण ये सकरी पट्टी पे आपको देखने को मिलेंगे। इनका भी रोमन लोगों के साथ व्यापार था और यहाँ पर इनका एक महत्वपूर्ण तट है मुजिरिस। तो मुजिरिस का संबंध किससे है? वो चेर लोगों से है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक पेज जो था वो PDF में थोड़ा सा उल्टा था, लेकिन आपको बातें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जो मुंजरिस था वो चेर का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, जिसको फ्रांगिनर के नाम से जाना जाता था। और यहीं पे आप देखेंगे कि रोमन के साथ इनका जब व्यापार हुआ रोमन के साथ, तो इन्होंने आगस्टस का मंदिर बनवाया था। ठीक है, चेरों का इतिहास चोल और पांड्यों के साथ निरंतर युद्ध का इतिहास रहा है, क्योंकि तीनों शक्तियाँ आपस में युद्ध करती रही। लेकिन आगे जाके इनमें मित्रवत संबंध भी हो गए और साथ ही साथ ये लोग आपस में विवाह संबंधों के साथ माध्यम से भी जुड़ने लगे। ठीक है, चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे बड़ा जो राजा था वो सेंग्यूटुवन था, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, यदि देखा जाए तो 2री सदी के बाद चेर शक्ति का ह्रास हुआ और उनके बाद ईसा पूर्व की 8वीं सदी तक उनके इतिहास के बारे में भी हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो 2nd से लेके 8th तक ये भी काफ़ी ज़्यादा लुप्त हो गए। आगे यहाँ पे पता चलता है कि ये जो क्षेत्र था आज के समय में भी ये देखा जाए तो मसाले का काफ़ी ज़्यादा बड़ा केंद्र है। तो उस समय भी ये गोल मिर्च और मसाले का एक क्या केंद्र हुआ करता था, जो रोमन को अपने मसाले बेचता था और वहाँ से मूल्यवान धातुएं, हाथी दांत वगैरह चीज़ें मंगवाता था, मलमल के रेशम वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे मंगवाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं आप। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रकार ये चावल, अदरक, दालचीनी और कई वस्तुओं के जो क्षेत्र हैं उनका व्यापार एक रोमन साम्राज्य के साथ करते थे। साथ ही साथ ये क्या करते थे, मलय द्वीप समूह के साथ भी व्यापार करते थे। तो आपको ओवरऑल पता चलता है कि अपनी भौगोलिक स्थिति का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाया और अलग अलग क्षेत्रों के साथ इन्होंने व्यापार भी किया। अगला आता है इनका धन और तलवार का कॉन्सेप्ट। चूँकि इनकी जो स्थिति थी वो एक ऐसी जगह पे थी जहाँ से व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता था, अतः ये चुंगी काफ़ी ज़्यादा वसूल करते थे और वो इनकी राजकीय आय का एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था। ठीक है, ये पारगमन शुल्क भी वसूलते थे। जैसे आपको यहाँ से यहाँ निकलना है कभी, तो आपको यहाँ पे पहले टैक्स देखिए, यहाँ से आप जा सकते हैं आगे, तो पारगमन शुल्क से कहते हैं, तो ये भी वसूलते थे। साथ ही साथ युद्ध और राज्य व्यवस्था का वास्तविक आधार जो था वो कृषि था। इनकी कृषि के बारे में एक सबसे फेमस चीज़ ये कही जाती है कि कावेरी का डेल्टा इतना समृद्ध था कि एक हाथी के लेटने से वहाँ पर 7 आदमियों का पेट भर सकता था। तो आप इनकी महत्व के बारे में समझ सकते हैं। हाथी की महत्वपूर्ण भूमिका आपके युद्ध वगैरह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब इनका यहाँ पर सामाजिक वर्गों के उदय के बारे में जानकारी मिलती है। वो क्या मिलती है कि तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में ही होता है। ठीक है, बहुत से ब्राह्मण कवि के रूप में नियोजित थे और वे इस काम में राजा से उदारतापूर्वक परिपोषित भी हुआ करते थे। तो आपको यहाँ पर मिलती है जानकारी कि ब्राह्मणों का किस प्रकार यहाँ पे वर्चस्व था। उसके बाद दूसरी जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने सेना अध्यक्ष को भी अनुष्ठानों के रूप में शामिल किया गया। तो सेना अध्यक्ष को क्या कहते थे, ये NRD कहते थे। तो यहाँ पे कुछ टर्म है जो आपकी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तथा मेंस में आंसर को पुष्टि को रेफरेंस देने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे सेना अध्यक्ष का जब भी नाम आप लिखेंगे मेंस में, तो आप NRD शब्द का इस्तेमाल करेंगे।
आप धनी किसान के बारे में बताएंगे तो आप बल्लाल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आप जो बल्लाल थे इनका जो शासन वर्ग था इनसे वैवाहिक संबंध भी हुआ करते थे, ठीक है। यदि आप शासक वर्ग के बारे में बोलेंगे कि शासक वर्ग, तो आप उसके लिए अड़सर शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि निचले वर्ग जो के बारे में बातचीत करेंगे तो उसको कैडेसियर कहेंगे। यदि परियार जो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब खेतीदार मजदूर जो होते हैं उनको परियार के माध्यम से सूचित किया जाता है। तो आपके आंसर की पुष्टि और वैधानिकता उससे ही होगी जब आप इस शब्दों का इस्तेमाल उनमें लाएंगे। तो जब भी सामाजिक वर्ग के उदय की बातचीत आए, इसलिए दक्षिण के सुदूरवर्ती राज्यों के लिए, तो आपको एनआरडी, बल्लाल, कडेसियर, परियार के माध्यम से एकदम हमला बोल देना है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे शब्द आपके शस्त्र और रस्त्र के रूप में काम करते हैं। अब देखा जाए तो जैसे हमको परियार मिला खेतियार मजदूर, या कडेसियर मिला निचला वर्ग, और ब्राह्मण का वर्चस्व था, तो सीधी सी बात है कि संगम काल में आपको सामाजिक विषमताएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये विषमता उनके क्षेत्र के हर जीवन क्षेत्र में मिलेगी। आपको उनके घरों में, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति में, उनकी सुख सुविधाओं में, ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा में, हर क्षेत्र में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ब्राह्मण संस्कृति का आरंभ देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्राह्मण संस्कृति के साथ साथ जो देव की पूजा तो की जाती थी, इसमें वेद यज्ञ वगैरह भी की जाते थे, लेकिन यहाँ पर एक पहाड़ी प्रदेशों के लोग के मुख्य स्थानीय देवता मुरुगन की भी चर्चा मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुरुगन कौन थे संगम काल में। तो मुरुगन कौन थे? मुरुगन जो थे वो आपके स्थानीय पहाड़ी लोगों के देवता थे, ठीक है। साथ ही साथ महापाषाणिक प्रथा की अभी हमने डायग्राम सहित देख लिया कि एक कब्र थी, उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर थे, उसे महापाषाणिक प्रथा के नाम से जाना जाता है। अब तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना हुई, तो इसमें संगम सम्मेलन देखने को मिलता है, जो किसके समय हुआ था? वो हुआ था पांड्य राज्यों के समय, ठीक है। तो संगम तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन था, ठीक है, पांड्य राज्यों के समय हुआ था। ये संगम जो है वो दो भागों में बटा है, एक है आख्यानक ग्रंथ और एक है उपदेशात्मक ग्रंथ। जो आख्यानक ग्रंथ है उन्हें मेल कणक्कु भी कहा जाता है, साथ ही साथ जो उपदेशात्मक ग्रंथ है उसे कील कणक्कु भी कहते हैं। मदुरई में संगम राजाश्रय स्थापित किए गए। 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच ये संकलित हुआ, और संगम मोटे तौर पर दो समूह में था, अभी हमने देखा, एक था आख्यात्मक और एक था उपदेशात्मक। जो आख्यानक ग्रंथ था उसे मेलकणक्कु कहते हैं, इसमें 18 प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है। जबकि जो उपदेशात्मक ग्रंथ था उसे कीलकणक्कु कहते हैं, और उसमें 18 लघु ग्रंथ इसमें भी हैं। संगम ग्रंथों का सामाजिक विकास की झलक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो आख्यानक थे वो वीर गाथा काव्य थे। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ये युद्ध वगैरह लड़ते थे और किस प्रकार से अपनी वीर बहादुरी के साथ जीतते थे। जैसे आपने पढ़ा था एनाडी, एक जो सेनापति का वर्ग था, तो ये सारी चीज़ें इसमें उल्लेखित होती है। साथ ही साथ तमिल लोगों के प्रारंभ में पशुचारक थे, जैसा कि हर सभ्यता पशुचारक थे, ये भी पशुचारक थे, यही बात यहाँ पे प्राप्त होती है। और महापाषाणिक लोग मूलतः पशुचारक या शिकारी थे, साथ ही साथ मछुए भी प्राप्त करते थे, ठीक है, क्योंकि कोस्टल एरिया था तो मछुए सीधे से बनना स्वाभाविक था। आगे पता चलता है कि संगम ग्रंथों से कि युद्ध की लूट से जो होती थी वो अच्छी मानी जाती थी, जो धन प्राप्त होता था वो युद्ध लूटने से भी प्राप्त होता था। तो आपको प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट यहाँ से पता चलता है। साथ ही साथ यहाँ पे पता चलता है कि संगम साहित्य में वर्णित सामाजिक विकास की आरंभिक अवस्था जो थी वो महापाषाण अवस्था से संबद्ध थी, क्योंकि उसी के साथ इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था। आगे हमें आख्यानात्मक संगम ग्रंथों से भी राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पुहार और कावेरीपट्टनम को प्रसिद्ध बंदरगाह बताया गया है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि एक तो ये पारगमन शुल्क वसूल करते थे, साथ ही साथ कर संग्रह प्रणाली और न्याय प्रणाली भी इनकी बेहतर थी, ठीक है। इसमें इनके कुछ शहरों के बारे में कांची, कोकई, मदुरई, पुहार और उरैयूर के बारे में भी चर्चा मिलती है। आगे संगम ग्रंथों का बहुत कुछ अंश हमें उनके उपदेशात्मक अंश से भी प्राप्त होता है, जिसमें संस्कृत और प्राकृत में जाने वाले ब्राह्मण पंडितों के द्वारा रचना की गई है। इसमें न केवल राजा की राजसभा के बारे में, बल्कि उनके व्यावसायिक वर्ग और क्या आचार नियम होंगे समाज के, उपदेशात्मक इनकी भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर संगम ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ और ग्रंथ भी प्राप्त हैं, जैसे सबसे पहला है तोलक्कापियम। तोलक्कापियम एक प्रकार के व्याकरण और अलंकरण है। दूसरा है तिरुकुरुल। तिरुकुरुल में आपको दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ प्राप्त होती है संगमकालीन। तीसरा है सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम एक ऐसी रचना है जिसमें वहाँ के राजा कोवलन और माधवी जो एक नामक वेश्या थी उनकी कहानी प्राप्त होती है, और उनसे जो कन्या हुई थी उस कन्या की जानकारी आपको मणिमेखलाई से मिलती है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सिलप्पादिकारम के राइटर कौन है और मणिमेखलाई का राइटर कौन है। तो इस प्रकार से तमिल संगम साहित्य फलीभूत हुआ, और एक प्रकार से
आपको मृदभांड वगैरह उत्खनन और ये साक्ष्य पूरे मिलते हैं, जिसके माध्यम से इस साम्राज्य की प्रतिष्ठा की जानकारी आपको प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने देखा संगम साहित्य के विकास की झलक देख ली। ठीक है, यहाँ पे तमिल भाषा और संगम साहित्य का देखा, यहाँ पे ब्राह्मण संस्कृत का आरंभ देखा, सामाजिक वर्गों का उदय देखा, धन और तलवार का कॉन्सेप्ट किस प्रकार इन्होंने राज्य की स्थापना करी, मुजरिस नामक बंदरगाह देखा, पुहाड़ देखा, कारेकल ने किस प्रकार बनाया था, तीनों राजवंश के बारे में हल्की हल्की जानकारी ली। ठीक है, साथ ही साथ हमने राज्य बनना और सभ्यता का उदय कैसे हुआ वो देखा, महापाषाणकालीन कब्र के बारे में जाना। तो ओवरऑल हमने इस काल के बारे में जानकारी ली, और इनकी जानकारी और आगे भी आएगी, क्योंकि इनका जो अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ वो बाद में जाकर हुआ, जिसमें आपको चोल में राजेंद्र चोल, राजराज चोल दिखेगा। साथ ही साथ आपको पल्लव कालीन सभ्यता देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपको नरसिंह वर्मन की जानकारी मिलेगी। तो आप इसके बारे में आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।